नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। कार्यक्रम का नाम है आज की बात, और आज की बात में हम बात करने वाले हैं परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर। पारदर्शिता की ज़रूरत परीक्षा में इस दौर में क्यों पड़ रही है, कहां से ये समस्या पैदा हो रही है, क्या इसके समाधान है और कैसे उन समाधानों को लागू किया जा सकता है, इन सभी सवालों के आज जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम में हमारे साथ बात करने के लिए स्पेशल एक्सपर्ट आज मौजूद हैं। हमारे साथ हैं रामेश्वर सिंह ठाकुर जी, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, साथ ही साथ HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मौजूदा चेयरपर्सन भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। परीक्षा में पारदर्शिता आज के दौर में एक बहुत ही गंभीर विषय बन गया है, क्योंकि जिस तरह से परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, गड़बड़ियों के मामले सामने आ रहे हैं, परीक्षा की एक पूरी प्रणाली के ऊपर जो विश्वास है उसको बनाए रखने के लिए कितना ज़रूरी है पारदर्शिता का होना, उस पर अब वक्त आ गया है कि गहन मंथन, चिंतन और इसके बारे में चर्चा किया जाना ज़रूरी हो। इसी विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ रामेश्वर सिंह जी ख़ास तौर से शामिल हुए हैं, ख़ास तौर से मौजूद हैं। और शुरुआत हम सर यहीं से करेंगे, क्योंकि मीडिया की सुर्खियां आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार। अगर एक स्पेसिफिक एजेंसी का अगर मैं नाम लूं, NTA को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी परीक्षाओं में पारदर्शिता का मुद्दा पूरा एक राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तब भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर लगता है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। पारदर्शिता की ज़रूरत तो है, वो सभी को पता है, समस्या है वो भी सभी को पता है, लेकिन समाधान के तौर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने ज़्यादा कारगर हो सकते हैं, कितने ज़्यादा काफ़ी हैं और कितनी ज़्यादा और ज़रूरत इन समाधानों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको लगती है। अभी की अगर बात करूं, NTA को लेकर अगर मैं बात करूं, तो केंद्र सरकार के उठाए कदमों को आप कितना सही मानते हैं और कैसे देखते हैं? शुरुआत यहीं से करेंगे। बहुत ही ज्वलंत प्रश्न पर आपने चर्चा आज हम कर रहे हैं। NTA को लेकर या जो नीट वाला पेपर लीकेज हुआ है उस पर सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो मेरे हिसाब से अच्छे कदम हैं, लेकिन इसमें अब जब उस पर आगे गहन विचार वो एजेंसीज करेंगी या जो उसमें जांच कमेटीज बैठाई गई है उसके बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि कितने सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आते हैं। लेकिन इस विषय पर गहन मंथन करने की ज़रूरत है। आजकल पेपर लीक, NTA तो एक एजेंसी है जैसे आपने बताया, और भी बहुत ऐसे मामले प्रकाश में समय समय पर आते रहते हैं। इसलिए इस एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क आज की डेट में ये बन चुका है, जिसको जो भी एजेंसी जैसे लोक सेवा आयोग है और भी जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग विषय है। अब ये जो सरकार ने कदम उठाए हैं एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इससे क्या क्या परिणाम निकलते हैं उसको इनकी रिपोर्ट आने के बाद ही उसका पता चल पाएगा। कमेटी बनाई गई है, 7 लोग इसमें रखे गए हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन को प्रभार दिया गया है, चीफ है कमेटी के। लगता है कि इस तरह की कमेटीज़ जब बनती हैं और कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देती है तो उसके बाद कुछ बदलाव आ पाता है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, कमेटियां बनी हैं, कमेटीज़ ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, लेकिन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन्हें लागू करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, क्या वो कदम काफ़ी रहते हैं? और वो कदम जब इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो क्या वो बदलाव आ पाता है जिसके लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, इस तरह के जो प्रिकॉशंस हैं वो लिए जाते हैं इस परीक्षाओं को लेकर खासतौर से? बहुत सही आपने कहा। कमेटियां समय समय पर बनती रहती है, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी आते रहते हैं, लेकिन असली मुद्दा उनको इम्प्लीमेंट करने का है। आप उसको ज़मीनी तौर पे कितना धरातल पे उसको उतारते हैं और उस जो उनके सुझाव हैं उसको कार्यान्वित करते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कमेटियाँ बहुत बनी हैं जैसे कि आपने कहा, लेकिन उनको कितना सरकार या जो एजेंसी जिसने इम्प्लीमेंट करना है उन सुझावों को इम्प्लीमेंट धरातल पर कर पाई है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब ये भी कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, सरकार उस पर किस हद तक अमल करती है उस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन NTA जैसी एजेंसी जिसको लेकर कटिबद्धता, जो पारदर्शिता के पैमाने जो तय NTA जैसी एजेंसी ने कर रखे हैं, एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम UPSC को लें, UPSC सबसे सटीक और सबसे निष्पक्ष, सबसे पारदर्शी प्लेटफॉर्म माना जाता है इंडिया में सिविल सर्विसेज का, और आप तो खुद भी एक IPS ऑफिसर हैं। आपको लगता है कि अगर NTA जैसी एजेंसी पर सवाल उठते हैं तो सवाल बड़ा है, सवाल इम्पॉर्टेंट है, और इसको लेकर अगर कोई कदम उठाए जाते हैं तो वो कदम सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे नहीं होने चाहिए, उनको आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत मजबूत इरादों की ज़रूरत है। और सत्ता पक्ष की अगर बात करें, सरकारों की बात करें, तो सरकारें उस लेवल पर गंभीरता दिखा पाती हैं? पॉलिटिकल विल अगर हो तो गंभीरता दिखाई जा सकती है। बेसिकली पॉलिटिकल विल की जरूरत है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और अगर हमने इस जो नकल वाला या पेपर लीक वाला मसला है इससे निपटना है तो सरकार को एक
कठोर कदम जो भी कमेटी अगर सुजेस्ट करे और वो एक्सपर्ट कमेटी है, एक्सपर्ट के तौर पे जो भी वो सुझाव दे, अगर उस सुझाव से सरकार पूरी तरह ना माने लेकिन उसके जो मेन मुद्दे हों अगर उसको भी इम्प्लीमेंट करे तो इस प्रणाली में बहुत सुधार आ सकता है। और आज समय आ गया है कि हमें इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हमें इस प्रणाली में जो भी सुधार हम करना चाहिए, जैसे आपने बताया यूपीएससी इतने सालों से कर रही है लेकिन आज तक कभी उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई गई है, क्योंकि उनका एक टाइम टेस्टेड सिस्टम है, वो उससे डेविएट नहीं करते हैं। जो सेट प्रोसीजर है, सेट एसओपीज है, उनको फॉलो करते हैं। एनटीए एक नई एजेंसी है, बहुत बड़ा जिम्मेवारी इसके ऊपर दी गई है और इनके पास अपने संसाधन नहीं है, दूसरी एजेंसीज के जरिए इनको काम कराना पड़ता है। तो हो सकता है कहीं ना कोई भूल चूक हुई हो किसी न किसी तौर पर, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर एग्जाम कराना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसमें तरह तरह के लोग शामिल होते हैं, जुड़े होते हैं। तो उस सभी चीज़ों को ये कमेटी उसकी जांच पड़ताल करेगी और निष्कर्ष निकालेगी किस स्तर पर गलती हुई है और उसमें सरकार उस स्तर को, उस जो कमियां हैं उसको कैसे दूर करती है और कितनी पॉलिटिकल विल दिखाती है। बट क्या लूपहोल्स रहते हैं? अगर मैं क्योंकि आप भी यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, क्या लूपहोल्स रहते हैं? अगर मैं आपसे सिस्टम की बात करूं, एक प्रक्रिया, एक जो सिस्टम होता है एग्जामिनेशन का पूरा, अगर मैं पॉलिटिकल सिनेरियो इसमें लेके चलूं तो कौन से वो लूपहोल्स हैं जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं? क्योंकि खामियाजा तो एट द एंड ऑफ द डे आपके परीक्षार्थी को भुगतना पड़ता है। तो वो लूपहोल्स क्या रहते हैं, कहाँ पे वो कमियां आपके हिसाब से लगती हैं और उन कमियों को पूरा करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सरकारें कुछ करती नहीं है, आपको पता नहीं है कि क्या लूपहोल्स हो सकते हैं, क्योंकि जब एक पैरामीटर तय किया जाता है तो उसमें पॉसिबल लूपहोल्स जो होते हैं उनको फिलअप करने की भी पहले से माइंडसेट रेडी रहता है। उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और जब घटनाएं सामने आ जाती हैं फिर नए सिरे से एक प्रोसेस शुरू करना पड़ता है कमेटीज़ का, जैसा कि हमने बात की। तो क्या वो लूपहोल्स है जिसकी वजह से ये नौबत आती है और एक पूरा का पूरा सर्कल स्क्रैच से शुरू करना पड़ जाता है? लूपहोल एज सच आप कोई क्वांटिफाई या स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जामिनेशन कंडक्ट करना एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है। हाँ। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बड़ा सेंसिटिव प्रोसेस है। हाँ। आपको एडवर्टाइजमेंट से लेकर और रिजल्ट निकालने तक बहुत प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और उन प्रक्रियाओं में कहीं भी कोई भी जरा सी कमी, सिस्टम में शायद लूपहोल ना भी हो, लेकिन जो इस प्रकार के गैंग्स या क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं वो कोशिश करते हैं भी कहीं ना कहीं कोई लूप मिले जिस लूपहोल के बारे में आपने सोचा भी ना हो। बिल्कुल, प्रणाली में कहीं उसकी व्यवस्था ना की गई, उस लूपहोल को निकाल लेते हैं। उसके अलावा आदमी इन्वॉल्व है हर चीज़ में, हर प्रणाली को आदमी नहीं करना है तो कहीं ना कहीं उसका ईमान भी डगमगा सकता है, और चीज़ें भी हो सकती है। हाँ। तो सिस्टम जब बनता है तो उसमें तो कोशिश की जाती है फुल प्रूफ बनाया जाए, लेकिन कोई ना कोई उसमें से लूपहोल निकाल लेते हैं, कोई ना कोई ऐसी बीच में आदमी आ जाते हैं, लूपहोल निकालते हैं और उसका फ़ायदा उठा के इस प्रकार की जो घटनाएँ होती हैं वो घटित हो जाती हैं। लेकिन जब घटनाएँ घटित होती हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वो एक बच्चे के दिमाग को करती है। मतलब आप खुद भी आप यूपीएससी जैसे कर चुके हैं, एक बच्चा जब कई साल, कई महीने प्रिपेयर करता है, तैयारियां करता है, मेहनत करता है एक 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए, वो एग्ज़ाम देकर बाहर निकलता है, रिज़ल्ट का इंतज़ार करता है और अचानक खबर आती है कि पूरा का पूरा एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कुछ बीच में ऐसे तत्व आ गए थे जिनकी वजह से एक पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए। उस बच्चे के माइंडसेट के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या किस मेंटल ट्रॉमा से वो गुजरता है, क्या उसके दिमाग पर उसका असर पड़ता है और उसके पास रास्ते क्या रह जाते हैं? क्योंकि कहने के लिए तो आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि एग्ज़ाम रद्द हो गया है, अब आप दोबारा तैयारी करिए और दोबारा परीक्षा में बैठिए, लेकिन उस माइंडसेट को, उस दिमाग को, उस मेंटल ट्रॉमा को दूर करके खुद को सिर्फ उस परीक्षा को दोबारा देने के लिए रेडी करना भी कोई मुश्किल, कोई आसान काम नहीं है। तो वो बच्चा जब इस तरह के दौर से गुजरता है उसके पास क्या ऑप्शन रहते हैं और कैसे वो उस ट्रॉमा को दूर कर सकता है, कैसे अपने आप को फिर से उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकता है? ये एक बहुत, मतलब जिसको बोलते हैं आप, सेंसिटिव मुद्दा है। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। एक बच्चे का पूरा भविष्य दांव पे लग जाता है, उसने बहुत मेहनत की होती है और सडनली उसको, जैसे आपने बताया, वो एक पेपर देने के बाद उसको पता चलता है कि पेपर तो यार लीक हो गया और ये सारा पेपर कैंसिल है, मुझे फिर पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो उसकी मनोस्थिति को अगर हम आप भी उसकी जगह हो तो हम अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। उसको उस साइकोलॉजिकल शॉक से उभरने के लिए उसके पेरेंट्स का और उसकी अपनी, उसकी रोबस्टनेस कितनी है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। और उसके बेचारे के बच्चे के पास और कोई सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि उसने तैयारी उसी एग्जाम की है और उसको और कोई सोल्यूशन है नहीं, उसको दोबारा एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो उसको मानसिक तौर पे खुद भी मजबूत होना पड़ता है
और उसको ये ध्यान में रखना पड़ता है भी हमारी प्रणाली में बार बार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और कभी भी घटना हो सकती है, तो उसको मेंटली तौर पे मेरा तो ये कहना है हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा जिसने तैयारी की है उसको ये तो अपने पर विश्वास है कि मैंने तैयारी की है और मैंने अच्छी तैयारी की है, मैं सिस्टम की खामियों के कारण मेरे को ये भुगतना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं अगर दोबारा भी एग्जाम देना चाहूँ तो उसको अपनी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसको थोड़ा मजबूत बनाना पड़ता है। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि उसको सांत्वना दे, उसको अच्छी तरह से मोटिवेट करे और बताए बच्चे तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुमने तैयारी कर रखी है, और जब तुमने तैयारी कर रखी है तो तुम दोबारा भी अगर एग्जाम दोगे तो अच्छी तरह से पास हो जाओगे। क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू होता है और कोई बच्चा ड्रास्टिक स्टेप्स भी ले सकता है ऐसे, क्योंकि किसी बच्चे ने मान लो आज टॉप किया है और कुछ और कर रखा है उसने और कल को दोबारा एग्जाम देता है और डाउन भी हो सकता है मेरिट में, तो उस पर बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन इसको संभालने का और कोई वो नहीं है, उसके पीयर्स ने, उसके पेरेंट्स ने, उसके टीचर्स को उसको साइकोलॉजिकली इस लायक बनाना जरूरी है। जैसे आपने बताया कि दोबारा एग्ज़ाम में वो डाउन भी जा सकता है। एक अभी जो एनटीए का एग्ज़ाम नीट का हुआ था उसमें बिल्कुल सेम सिचुएशन पैदा हुई थी। आपने एग्ज़ाम ले लिया, 23 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लिया और उसमें से 13 लाख क्वालिफाई कर गए और उस 13 लाख में से 67 बच्चे आपने टॉपर बना दिए। उस टॉपर में बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रेस मार्क्स जिन्हें मिले हैं उसकी वजह से वो उस प्लेटफॉर्म पर आ गए, उस टॉपर लिस्ट में आ गए। अब आपने ऑप्शन उनको ये दिया कि आपने ग्रेस मार्क्स हटा दिए और उसके बाद दोबारा वो बच्चे चाहें तो प्रिपरेशन के करके एग्ज़ाम में बैठें, और अगर नहीं चाहते तो बिना ग्रेस मार्क्स के जो मार्कशीट है उसके बेस पे आगे एडमिशन में जाएं। अब एक परीक्षार्थी होने के नाते अगर मैं अपने आप को उस जगह पर रख के देखूं तो बहुत मुश्किल लगता है ये फैसला लेना भी कि मैं इन दोनों में से क्या चुनूं। कहना तो बहुत आसान रहता है कि बच्चा ये कर सकता है वो कर सकता है, लेकिन एक फैसले से आपकी जो रैंक है वो 1 लाख से सीधी 5 लाख में 6 लाख में जा सकती है। तो इस तरह के फैसले जब बच्चे को लेने पड़ते हैं, वो भी उस उम्र में 15, 16, 18 की उम्र रहती है नीट में जब बच्चे बैठते हैं, इस छोटी सी उम्र में जब इतने मुश्किल फैसले लेने के लिए आपको मजबूर कर दिया जाता है, कितना इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों को वो मेंटल सपोर्ट देना, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, फ्रेंड्स की तरफ से हो, टीचर्स की तरफ से हो या फिर सिस्टम की तरफ से हो। और सिस्टम क्या वो सपोर्ट देने में कामयाब रह पाता है, खासकर तब जब सिस्टम पर ही सवाल उठ रहे हों। अब सिस्टम कितनी सपोर्ट दे पाता होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके फ्रेंड्स को, उसके पेरेंट्स को, उसके टीचर्स को जो उसके नज़दीक है उनको उसको मेंटली सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसीजन तो उसी ने लेना है। अब ये ग्रेस मार्क्स के कारण उसकी मेरिट कहाँ चली गई थी और फिर उसको अगर हटा दे वो कहाँ चली जाएगी, और या दोबारा पेपर दे वो भी एक डायलेमा में है ना, दोबारा हो सकता है उससे भी कम नंबर आ जाए। बिल्कुल, अभी ग्रेस वही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। एक बहुत बड़ा, ये तो एक बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है और इसको उसके बिना डिसाइड तो उसी को करना है। बाकी लोग उसको गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और इसके प्रोज भी हो सकते हैं, कॉन्स भी हो सकते हैं, तो अल्टीमेटली हैज़ टू टेक द डिसीजन। तो इसका डिसीजन लेने में उसको मेंटली तैयार करने में उसके पेरेंट्स और साथ ही जो उसके टीचर्स, अध्यापक, इस प्रकार के लोग हैं वही साथ दे सकते हैं और उसी को ही हैज़ टू टेक द कॉल, और कोई इसमें नहीं ले सकता है, पर उसी को डिसाइड करना है। आपको अगर बच्चों को राय देनी हो इस तरह के मौके पर, इस तरह के मोड़ पर खड़े वो परीक्षार्थी जिनके पास ये मुश्किल फैसला लेने की जिम्मेदारी है, उनके पास मजबूरी है, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे उन बच्चों को? किस तरह के मेंटल स्टेट से उन्हें, माइंडसेट से उन्हें काम लेना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? अब इस बारे में आपके सुझाव और आपकी राय बहुत ज़्यादा मायने रखती है ऐसे बच्चों के लिए। परीक्षार्थी अगर मैं सोचूं तो मुझे तो कई फैक्टर देखने पड़ेंगे, कई चीज़ें देखनी पड़ेगी। मेरी प्रेपरेशन कैसी थी, मैं किस लेवल का, अगर मैं दोबारा दूं तो मैं किस लेवल पे जा पाऊंगा, क्या मैं उस लेवल पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इन सब फैक्टर्स को देख के मैं डिसीजन ले सकता हूं। और उनको ये भी देखना चाहिए भी हमें ग्रेस मार्क किस लिए दिए गए हैं, क्योंकि वो थोड़े लेट शुरू हुआ था, कुछ ऐसा जो हमने अखबारों में पढ़ा है। एनटीए में तो पहली बार ये हुआ है। पहली बार हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एजेंसी में नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है ग्रेस मार्क्स देने का। उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता था उतना, अगर एक्स्ट्रा पेपर लेट शुरू हुआ था, अगर वो जिस सेंटर में ऐसा हुआ था, अगर वो समझते अथॉरिटीज को कंसल्ट करके उसको एक्स्ट्रा टाइम देते, आपने ग्रेस मार्क्स देके उसको तो फुल मार्क्स दे दिया। हाँ, और इसके बारे में पहले ना कोई जानकारी दी गई, ना कोई नोटिफिकेशन आई और कोई जानकारी स्टूडेंट्स को भी नहीं। अब एक स्टूडेंट जब एग्जाम में उतर रहा है तो वो तो यही माइंड में लेके चल रहा है कि आपके इस सही सवाल के इतने मार्क्स जोड़ते हैं, गलत के इतने कटते हैं। ग्रेस मार्क्स का वो कॉन्सेप्ट लेके नहीं चल रहा। लेकिन ऐसा बच्चा, कुछ एक एग्जांपल ऐसे भी सामने आए थे जिसमें बच्चा अटेम्प्ट कुछ करके आया था और उसकी रैंक कुछ और बन गई और बच्चा खुद भी हैरान हो गया। तो ये ग्रेस मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट, इस पर आपकी क्या राय है कि क्यों ज़रूरत है इसकी, और अगर इसको हटा दिया जाए तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ गलत या सही? आज तक हमने तो, हमारे नोटिस में कभी आया नहीं है भी कोई ग्रेस मार्क्स दिए गए हों किसी में। इस प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रेस मार्क्स का हमने कभी सुना नहीं है। इसमें भी उनको लेट शुरू किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया, तो उनको दे शुड हैव बीन गिवन सम एक्स्ट्रा टाइम टू सॉल्व।
अब ग्रेस मार्क्स देके आपने उसके मार्क्स तो इतने बढ़ा दिए जितने वो ले ही नहीं सकता था, उसको खुद भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जैसे आपको बताया। तो ये कि प्रचलन एनटीए ने किस बेस पे किया एनटीए बता सकती है, लेकिन ये एक अच्छी मतलब कवायद नहीं मानी जा सकती। उनको एक्स्ट्रा टाइम देते, प्रोसीजरली अथॉरिटी से पूछ के उसको डिसाइड कराते। अब एक्स्ट्रा मार्क्स आपने दे दिए, उसने ऑलरेडी उतने मार्क्स ले लिए, वो तो जितने मैक्सिमम मार्क्स थे उसमें पहुंच गया या उससे भी ऊपर चला गया, तो गलत है। उसको तो अब वो कल को एक्सपेक्ट करे, वो अब वो जब डिसीजन लेना चाहेगा अभी मैं पेपर दोबारा दूं या ये मार्क्स दूं, वो सोचेगा मेरे को तो इतने मार्क्स आए हैं, मेरे तो ये ग्रेस मार्क्स हटा के भी मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो वो फिर वो भी उसमें उलझ जाएगा, बिल्कुल वो उधेड़ बुन में फंस जाएगा, भाई अब मैं क्या करूँ। तो ये बड़ा एक डाइसी सा डिसीजन हो गया उसके लिए। ऐसी उधेड़ बुन आपके माइंड में भी रहती होगी जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे थे, छात्र जीवन में जब आप तैयारियां कर रहे थे? थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे बच्चों के साथ, दर्शकों के साथ। जैसे मैंने आपको बताया, मैं पहले ये तो जो सिविल सर्विस एग्जाम तो बाद में दिए, पहले मैं आर्मी में चला गया था सीडीएस के थ्रू। हाँ, तो आर्मी तो सीडीएस भी कोई छोटा एग्जाम नहीं है, छोटा सीडीएस एग्जाम भी नहीं सबसे है, ये उधेड़ सभी में रहती है। अभी पैटर्न थोड़े चेंज हो गए, हम लोगों के टाइम में पैटर्न कुछ और थे, लेकिन ये उधेड़ सभी के मन में रहती है। हाँ, जो इस प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम में अपीयर होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वैकेंसीज लिमिटेड होती है, हर बच्चा चाहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करूं। और ये जो आजकल पेपर लीक वगैरह हो रहा है, गलत एलिमेंट बीच में आ रहे हैं, भी इसी उधेड़ बुन में कर रहे हैं। जो मेरा कहना है भाई ज़्यादा नंबर आ जाएं, चाहे अनफेयर मीन्स हो चाहे सही मीन्स हो, लेकिन बच्चों को ये समझना चाहिए कि जो उन्होंने तैयारी की है उसके हिसाब से अगर करेंगे तो वो अपने आप ही इतने ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। पर इतने ज़्यादा नंबर अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होकर, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसी नीट को देखें, 67 बच्चे टॉप कर गए हैं, 720 में से 720 नंबर ले आए, और वो भी तब जब सबसे बड़े हॉस्पिटल दिल्ली एम्स में सीटें ही 40 हैं। अब उस 40 सीटों के लिए अगर मेरिट लगाई जाए तो उस मेरिट में आप 720 में से 720 लाने वाले बच्चों को कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो इतना ज़्यादा गलत मीन्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि सवाल सिर्फ एनटीए पर ही नहीं उठता, सवाल तो फिर उन परीक्षार्थियों पर भी उठता है जो इस तरह की चीज़ों के लिए आगे आते हैं। अब जब आप डिमांड करते हैं तभी तो सामने से जो इस तरह के नकारात्मक तत्व हैं वो फैसिलिटी लेके प्रकट होते हैं कि लीजिए आपको एग्ज़ाम पेपर चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। तो उन पर लगाम लगाने के लिए मतलब थोड़ा सा जिम्मेदारी तो बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों को भी यहाँ पर रखनी पड़ेगी ना। बिल्कुल रखनी पड़ेगी। ये बच्चों को आजकल जो ये पेरेंट्स पे ये ज़्यादा हो गया ना, भाई हमारा बच्चा ये बने वो बने, चाहे किसी भी मीन्स से बने, इसने सोसाइटी को जो चारित्रिक हनन है ना बहुत ज़्यादा कर दिया है, और ये पेरेंट्स को बड़ा कंट्रोल करने की। हाँ, ये सिर्फ बड़े एग्जाम के लिए नहीं, अगर सभी के लिए, छोटे से बड़े एग्जाम से आप कहीं से एग्जाम में भी हर माँ चाहती है, हर पिता चाहता है कि बच्चा 100 में से 100 आए, 100 में 100 आए, ऐसा हो नहीं सकता है। हर बच्चा तो ले नहीं सकता, एक बच्चा ऊपर आएगा, एक उससे नीचे भी आएगा। और जीवन में सिर्फ मार्क्स लेना ही सब कुछ नहीं है ना, आपके लिए और भी बहुत से एवेन्यूज हैं, और भी चीज़ें हैं। और कंपटीशन में एग्जाम में तो इस तरह की एक्टिविटीज़ पे बहुत पूरा लगाम होना चाहिए, और अगर कोई पेरेंट्स इस तरह का काम कर रहा है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब किसी पैसे अगर किसी ने दिए पेपर लीक करने के लिए, जैसे जो अखबारों में आ रहा है कितने पैसे दिए गए उतने दिए गए, तो कहीं से बच्चे तो कमा नहीं रहे ना, पेरेंट्स ने अरेंज करके दिए होंगे, तो दे आर आल्सो लायबल। जो अपने बच्चों को डॉक्टरी बनाना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को इंजीनियरिंग बनाना चाह रहे हैं, वो बच्चों में काबिलियत पैदा करे ना, वो इस प्रकार की काबिलियत पैदा करे, भाई बच्चे अपने आप मार्क्स लाएं। अनफेयर मीन से क्यों? जो बच्चा बेचारा पढ़ के इस प्रकार की काबिलियत हासिल करके पेपर दे रहा है, उसके साथ तो जाती है ना, वो तो बेचारा नीचे रह गया। बिल्कुल। अब थोड़ा सा HPPSC के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उसे चेयर कर रहे हैं। HPSC एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा कमीशन है, आज तक किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा, किसी तरह का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया। क्या प्रोसेस रहता है HPPSC में एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, और कैसे आप लोग इंश्योर करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी या इस तरह का कोई लूपहोल HPPSC में ना रहे? थोड़ा सा उसकी कार्यप्रणाली के बारे में। कमीशन का वर्किंग के दो पहलू होते हैं, एक तो ओपन पहलू है, एक सीक्रेसी रिलेटेड पहलू है। मैं आपको जो ओपन पहलू है, जो जनरल चीज़ें वो बताऊंगा, सीक्रेसी रिलेटेड चीज़ें मैं बता नहीं सकता। तो जो ओपन हमारा सिस्टम रहता है, किसी चीज़ की जो एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, उस एडवर्टाइजमेंट के बाद मतलब रिक्वेजिशन आती है, उसके बाद हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बच्चे अप्लाई करते हैं किसी पोस्ट के लिए। अप्लाई करने के बाद हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखते हैं, उसके बाद उनका जो भी सिलेबस होता है, अगर बना हुआ है सिलेबस तो हम सिलेबस डिक्लेयर करके सीक्रेसी को वो दे देते हैं, भाई ये सिलेबस है, इतने बच्चे हैं, ये अपीयर होने। देन द प्रोसेस ऑफ सीक्रेसी स्टार्ट्स। दे विल डू दी पेपर सेटिंग। पेपर सेटिंग होती है, उसका देयर इज ए प्रोसेस फॉर दैट। पेपर सेटिंग होने के बाद पेपर प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग के बाद पेपर्स हमारे कमीशन में आते हैं, एंड जो सेंटर्स होते हैं कमीशन में, जब डेट फिक्स होती है तो कमीशन में रखे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग रूम में व्यवस्था होती है उनकी, और उसके बाद वो जहाँ सेंटर्स हैं हमारे, सीक्रेसी इज द की। सीक्रेसी इज द की, एंड वी हैव ए लेड डाउन प्रोसीजर फॉर सीक्रेसी। देयर इज नो डेविएशन। Great. You cannot deviate from anything, you cannot do anything, and a single man is responsible for secrecy, so that if anything goes wrong he is responsible. उसी की पूरी जिम्मेवारी है।
ठीक है, उसी के ऊपर मतलब सबको जवाबदेही निर्भर है। अगर तय की जाए तो काफ़ी हद तक लगाम लग सकती है। बिल्कुल लग सकती है। आपकी व्यवस्था अगर सही है, हाँ। उसमें चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, हाँ। तो बिल्कुल सिस्टम बहुत अच्छे, हर जगह पे सिस्टम अच्छे बनाए जाते हैं। हाँ। पर जहां हम जरा सा चेक एंड बैलेंसेज में ढील देते हैं ना, वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, इस गड़बड़ी को रोकने के लिए अभी 2 दिन पहले एक कानून लागू किया है केंद्र सरकार ने, एंटी पेपर लीक लॉ। लोक परीक्षा अगर हम कहें तो जो नाम उसका है, उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, कुछ जुर्माने की बात की गई है, कुछ सज़ा का प्रावधान किया गया है, चाहे वो एजेंसी हो, चाहे वो जो कैंडिडेट है, सर्विस प्रोवाइडर है, कोई भी, एग्जामिनेटर, सभी के लिए। पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या क्या प्रावधान उसमें है और कितना कारगर, कितना इंपॉर्टेंट, कितना सही आप इस तरह के कानून के, इस तरह के प्रावधानों को मानते हैं? देखो, मेरा कहना ये है, कानून तो हिंदुस्तान में बहुत बनते हैं, मेन चीज़ इम्प्लीमेंटेशन है। हिमाचल में 1984 से इस प्रकार का कानून है, आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ मेल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन एंड्स, जिसमें सारी जितने भी प्रकार के यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं और हमने लास्ट ईयर जब से मैं आया हूँ, हमने भी अपने ऊपर इसको लागू करवाया है। पहले पब्लिक सर्विस कमीशन पे नहीं था, 2023 में हमने सरकार से निवेदन किया तो सरकार ने हमारे पर भी लागू कर दिया। तो ऑलमोस्ट सेम टाइप के प्रावधान उस एक्ट में भी है। इसके अलावा और स्टेटों में भी इस प्रकार के सिमिलर एक्ट्स हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है भाई, इसका आप प्रिवेंशन तो नहीं है ना, डेटरेंस इससे हो सकती है थोड़ी। प्रिवेंशन के लिए तो आपको और सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा ना। ये तो जब आपके पास पेपर लीक हो गया, उसके बाद आप मुकदमे दर्ज कर लो और उसके बाद आप उस पर कार्रवाई करो, उसको सजा हो जाएगी। लेकिन आपने जो बच्चे इफेक्ट हुए और हुए, वो तो एक अलग पहलू है ना, उसके लिए तो योर सिस्टम शुड बी फुल प्रूफ। बट फुल प्रूफ सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है कि अगर इस तरह के कोई इंसिडेंट होते हैं, क्योंकि डर बहुत ज़रूरी है। डेटरेंस है, मैंने कहा, और डर, हाँ, और वो डेटरेंस तभी रहता है जब आप सख्त कानून लेके आए। अगर आप कोई ऐसा पर्सन जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और उसे पता है कि अगर मैं पकड़ा भी जाऊं तब कोई भारी भरकम नुकसान है नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कानून इतना सख्त हो, 10-10 साल की सज़ा है, 1-1 करोड़ तक का जुर्माना, अभी की अगर कानून की बात करें तो करीब 1 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान उसमें है। इसमें 3 साल तक की सजा है, जो बढ़ के 5 साल भी हो सकती है। सर्विस प्रोवाइडर को 1 करोड़ तक का जुर्माना है, 5 साल की सजा है। तो यह तो बहुत स्ट्रिजेंट एक्ट है और इससे थोड़ा इफेक्ट तो डेटरेंस तो जरूर होगा ना, जो एजेंसी है। लेकिन इसमें स्टेक्स इतने हाई है ना कि आपको पता है, आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कि एक पेपर लीक का 25 लाख दे रहा है, एक 50 लाख दे रहा है। तो स्टेक्स देखिए ना आप, अगर 25 लाख 50 लाख दे रहा है तो उसको 1 करोड़ से क्या फर्क पड़ रहा है कि जुर्माना भी हो जाएगा। तो डेटरेंस एक साइड में है, दूसरी साइड में हमको सिस्टम को भी और स्ट्रिजेंट बनाना है। जो कमेटीज, एक्सपर्ट कमेटीज बनती है, वो अच्छी सजेशन देती है क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं। वो जो सजेशन दे उसको भी हमको इनकॉर्पोरेट करना है हमारी वर्किंग में। तो ये एक्ट बहुत अच्छा है, भारत सरकार ने बहुत अच्छी कोशिश की है। कुछ राज्यों ने पहले इस प्रकार के एक्ट लाए हैं, उसमें सजा का कम प्रावधान है। मेरा मानना है कि उसमें सजा का और बढ़ाया जाए। मतलब वही डेटरेंस की बात आपने की। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को फैक्टर अगर हम लेके चलें, क्योंकि आज का दौर तकनीक का दौर है और तकनीक का इस्तेमाल चीज़ों को आसान बनाने में ही नहीं होता, बल्कि चीज़ों को और ज़्यादा फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए, उस पर चेक कैसे रखा जाए। सीक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सीक्रेसी के लीक होने के चांसेस ही उसमें रहते हैं टेक्नोलॉजी में। कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर अ बेटर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, और कैसे उसकी वजह से इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया जा सकता है, होने से रोकने में मदद ली जा सकती है। टेक्नोलॉजी आजकल तरह तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। पहले मेन चीज़ होती थी, जैसे आपने पढ़ा मुन्ना भाई MBBS, आपने पिक्चर देखी थी, कोई और ही अपीयर हो जाता था। इंपर्सनेशन को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। अभी आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एग्जाम्स में बहुत से कमिश्नरों ने लागू कर दिया है। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन है। उसके अलावा हम लोग जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें CCTV कैमराज लगे हुए हैं, उसी में एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फायदा है। कोई इंसिडेंट होता है तो कम से कम उसको हम पोस्टमार्टम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग रहती है उसकी CCTV के अलावा नहीं। उसके अलावा हम जैमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई गैजेट्स को यूज़ कर रहा है तो उसके लिए जैमर्स का इस्तेमाल UPSC यूज़ करती है, हम लोग यूज़ करते हैं, करती है। तो इस प्रकार के टेक्नोलॉजी के बहुत फ़ायदे हैं। हम GPS रिलेटेड व्हीकल्स यूज़ करते हैं, कोई भी मटीरियल आ रहा है, GPS लॉक हम यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के फ़ायदे बहुत है। अभी AI पे काम चल रहा है, इसमें भाई पेपर को AI के जरिए बनाया जाए, कुछ एक पेपर्स को। बहुत बड़ा अभी हमारी पालमपुर में हाल ही में मीटिंग हुई है 2-3 दिन पहले, तो उसमें स्टैंडिंग कमेटी ऑफ चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एक रेगुलर मीटिंग करती है क्वार्टरली। जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी एक कमेटी है। फिर एनुअल मीटिंग में सभी कमीशन बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, तो उसमें AI पे हम लोग काम कर रहे हैं कि ताकि उससे ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो और इस प्रकार के पेपर बने भी कोई उसमें ना जाए। तो टेक्नोलॉजी तो इस चीज़ में हर प्रकार की हेल्प कर सकती है और यूज़ भी किया जा रहा है। ठीक है।
है, यूज़ भी किया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी को इस हद तक इस्तेमाल करने में कामयाब हो पाएंगे कि इस तरह की एक्टिविटीज़ पे पूरी तरह लगाम लग सके। पेपर लीक हो, पेपर में गड़बड़ी हो या इस तरह की जितनी भी इनकन्वीनियंट एक्टिविटीज़ हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। ये कोशिश केंद्र सरकार की भी है और ये कोशिश उन एजेंसीज़ की भी रहती होगी जो एजेंसीज इस तरह के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने की जिन पर जिम्मेदारी है। रामेश्वर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ आज थे, HPPSC हिमाचल लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन हैं, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से परीक्षा में पारदर्शिता को लाया जा सकता है और उसे इतना कामयाब बनाया जा सकता है कि एक बच्चा जब एग्जाम देने जाए तो उसके मन में किसी तरह से पेपर लीक का या इस तरह की गतिविधि का, इस तरह की गलत गतिविधि का डर ना रहे। DD हिमाचल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आज के इस कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।